जागृति क्रम जागृति पूर्वक ही जागृति क्रम जागृति पूर्वक ही मानव मानवीयता का अनुसरण आचरण करने के लिए बाध्य है। अमानवीयता में जितने भी प्रयोग करें अथवा वर्गवादी प्रयोग करें, अंततोगत्वा मानवीय स्वभाव दृष्टि, मानवीय दृष्टि और मानवीय धर्म के प्रति समर्पित होना अवश्य संभावी है, क्योंकि विश्राम के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। फिर कहा कि मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में है। समाज का मूल रूप प्रत्येक मानव में समाया रहता है, जो विचार, आशा, आकांक्षा एवं मंगल कामना के रूप में है। फिर ये था कि स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। तो अध्ययन का मतलब है स्थितिवत्ता का की मूल्य दर्शन क्रिया। फिर यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता ज्ञानानुभव ही है। मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार और अनुभव ही है। तो स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्षमता ही अध्ययन है। स्थितिवत्ता का मतलब जिसको हम लोग नियम, न्याय, धर्म, सत्य आदि कह रहे हैं, संतुलन कह रहे हैं, या जिसको अपन मानवीयता का आचरण कह रहे हैं, है ना। आचरण, देव मानवीयता का आचरण, दिव्य मानवीयता का आचरण, सबको स्थितिवत्ता कहते हैं। दूसरे अर्थ में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को स्थितिवत्ता कहते हैं। फिर लिखा है कि संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं है, क्योंकि मानव का जन्म जो है संबंध के साथ ही है, संबंध में ही है ना, संबंधों के लिए ही है, और कोई भी संबंध मूल्य के बिना नहीं है। तो संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है। संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है। यही संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है, उसमें स्थापित मूल्य भी समान है। यही संबंध वह मूल्य ध्रुव है। यही संबंध ध्रुव है और मूल्यों का ध्रुव है। इसका निर्वाह ही न्याय है। यही न्याय का ध्रुव है, यानी संबंधों में मूल्यों का निर्वाह ही न्याय का ध्रुव है। फिर ये कहा कि मानव में न्याय की याचना, कामना और सम्मति जन्म से ही पाई जाती है। यही शाश्वत मूल्य समाज का आधार है। इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ है। फिर यह है कि संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। धर्म में ही सुख है। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता है। तो जो भी मानव जाति के पास तन मन धन है, उसका सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता है। तो मानव जाति के पास जो तन है, मन है, और जो धन के रूप में तीनों अवस्थाओं की प्रकृति है ना, और जो उत्पादित वस्तु है, वो सब धन के रूप में ही है। उसका सदुपयोग और सुरक्षा के बिना मानव में सुखानुभव सिद्ध नहीं होता है, जो प्रत्यक्ष है। धर्म सुखानुभव सफलता ही जीवन की सफलता है। तो धर्म को हम लोग सर्वतोमुखी समाधान के रूप में भी समझते हैं, और धर्म को मानव प्रकृति संबंध के अर्थ में भी समझते हैं। तो धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्म नीति सदुपयोगिता प्रधान एवं राजनीति सुरक्षा प्रधान है। फिर है कि व्यवहार एवं इसको फिर से पढ़ देते हैं। धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्म नीति का सदुपयोग, धर्म नीति सदुपयोग प्रधान एवं राजनीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। इसी
सत्यतावश नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित है। कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। फिर है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम क्रियाएं मानव के द्वारा चरितार्थ हुई हैं। इसी विशेषतावश उत्पादन व्यवहार अनुभव इसी विशेषतावश उत्पादन व्यवहार एवं अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की संपूर्ण संभावना प्रकट हुई। मानव के लिए यही अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है। तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के ऊपर भी चर्चा की थी। प्रत्यक्ष का मतलब है जो सह अस्तित्व है, अनुमान का मतलब है जो सह अस्तित्व में स्थितिवत्ता है, जो क्रम से स्पष्ट होती है, और आगम का मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में प्रतीक्षित है। इस रूप में आगम है। इसी विशेषतावश उत्पादन व्यवहार और अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की पूर्ण संभावना स्पष्ट हुई है। मानव के लिए ही अनुपम अवसर है। यह मानव के लिए अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए उत्प्रेरित करता है। फिर है मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है। मानवेतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता, उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित किया है। तो जो मानव के अतिरिक्त जो प्रकृति है, मानवेतर प्रकृति में अस्तित्व यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनमें पूरकता, उपयोगिता एवं संतुलन का प्रकाशन दिखता है। जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओतप्रोत विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन, मूल्य दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इससे संतुलन और सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओतप्रोत विचार शक्ति, जिसको हम लोग समाधानात्मक विचार भी बोल रहे हैं या धर्मपूर्ण विचार कहते हैं, विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन, मूल्य दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इससे संतुलन, सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। साथ ही विचार शक्ति निर्धारण एवं निश्चय पूर्वक अनुसरण व अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती। तो यही जो विचार शक्ति है, यह मानवीयता का निर्धारण करती है और निश्चय पूर्वक उसका अनुसरण व अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती। विचार विहीन मानव नहीं है। फिर बाबा जी कह रहे हैं कि विचार विहीन मानव नहीं है, विचार के अभाव में प्रमाण सिद्ध नहीं है। तो मानव का जो मूल रूप है, यदि वो कर्म के रूप में देखते हैं तो विचार ही है। तो इसलिए कर्म दर्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव में जो विचार है वही कर्ता है ना, कर्ता के रूप। तो मानव का मूल रूप विचार ही है, ऐसा स्पष्ट। समाज का जो लक्ष्य है वो अभयता, भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। फिर लिखा है कि वर्ग सीमाओं से मुक्त एवं भ्रम व भय से मुक्ति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था है, जो वर्ग सीमाओं से मुक्त एवं भ्रम व भय से मुक्ति है। मानव के अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता ही है। यही समाज के संतुलन को प्रकट करती है, यही अभयता है। तो मानव के अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता ही है, यही समाज के संतुलन को प्रकट करती है, यही अभयता है। फिर ये कहा गया कि जो कृषि पशुपालन प्रौद्योगिकी से ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है।
भौतिक समृद्धि कैसे आएगी, तो उसमें कहा कृषि, पशुपालन एवं प्रौद्योगिकी से। प्रौद्योगिकी का मतलब है जो परिवार से लेके विश्व परिवार तक स्थापित रहेगी, है ना? कुटीर उद्योग में भी प्रौद्योगिकी रहेगी और बृहत्तर उद्योगों में। इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता, पांडित्याधिकार अनिवार्य है, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होता है। बौद्धिक समाधान अनुभवमूलक विधि से मानवीयता में प्रत्यक्ष है। तो बौद्धिक समृद्धि के लिए उन्होंने कहा कि ये जो कृषि, पशुपालन, प्रौद्योगिकी से ही मानव भौतिक समृद्धि को प्राप्त करता है। इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता, पांडित्य, अधिकार की अनिवार्यता है, जो सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होती है। इसी प्रकार जो बौद्धिक समाधान है वो अनुभव मूलक विधि से ही मानवीयता में प्रत्यक्ष है, जिसकी पूर्ण संभावना एवं अनिवार्यता भी है। फिर ये कहा कि समाज की पांचों स्थिति में लक्ष्य समान है, यानी व्यक्ति के भी वही लक्ष्य हैं जो परिवार के हैं, वही समाज के हैं, वही राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के। तो पांचों स्थिति में लक्ष्य समान है, लक्ष्य विहीन मानव नहीं है। ये लक्ष्य, हाँ जी, ये प्रौद्योगिकी में भी है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात कही बाबा जी ने, या कृषि पशुपालन से रिलेटेड ही जो प्रोसेस इंडस्ट्री उसी की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रौद्योगिकी में सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी की बात की, सभी प्रकार के उद्योगों की भी बात की है उन्होंने। जैसे अभी हम लोग बिजली पैदा करते हैं, वो भी प्रौद्योगिकी है ना। अच्छा अच्छा। तो बिजली तो रहेगी ही, है ना। फिर जो हमारे पास जितने भी संचार के साधन हैं, दूर संचार के साधन हैं, दूरगमन के साधन है या दूरदर्शन के साधन है, वो सब रहेंगे, तो उसके साथ प्रौद्योगिकी रहेगी। जी जी। लेकिन ये प्रौद्योगिकी का अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होके समाज गति के अर्थ में होगा। मतलब समाज गति के अर्थ में ही व्यक्ति इनका उपयोग करेंगे। अभी हम लोग इसका उपयोग ज्यादातर जो है वो केंद्रीयता में, श्रृंगारिकता में कर रहे हैं, या व्यक्ति की सीमा में कर रहे हैं। हालांकि राज्य और अंतर्राष्ट्र भी करता, समाज गति के अर्थ में भी होता है। तो इसलिए सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी रहेंगी, लेकिन मूल रूप से जो हर परिवार में कार्य रहेगा वो कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, है ना, फूड ये संरक्षण आदि का काम रहेगा। मतलब ये हर परिवार में मिनिमम प्रौद्योगिकी कृषि। की परिभाषा सुननी है। हाँ जी। हाँ योगेश भैया बोलिए, आप बोलिए। प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा है ये है प्रयोजनार्थ प्रयोजित होने योग्य वस्तुओं का निर्माण और कार्यक्रम। मतलब व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में जो जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण का कार्यक्रम है, उसी का नाम प्रौद्योगिकी। जी जी जी। है ना, व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में। हाँ, इसीलिए समाज गति बोला, समाज गति। बिल्कुल भैया। तो जैसे एक परिवार प्रौद्योगिकी में काम करे, दूसरा पशुपालन और तीसरा कृषि में, या भैया हर परिवार मिनिमम ये तीन करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, परिवारों में बहुत सारा काम हो सकता है। उसमें से जो व्यवस्था का जो आधार है वो कृषि, पशुपालन ही है, जी क्योंकि उत्पादन जरूरी है ना। जी जी जी। तो लेकिन हर परिवार वही करे ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा जरूर परिवार में से कोई सदस्य प्रौद्योगिकी में भागीदारी करेगा। अच्छा अच्छा। शिक्षा में, बाकी व्यवस्थाओं में भी भागीदारी होगी। जी जी लेकिन ठीक है। परिवार का जो आर्थिक आधार है वो तो यही है, जिसको अपन उत्पादन कह रहे हैं ना। जी 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 तो कृषि भी है, और कृषि खाद्यों का वो भी है, संरक्षण करना, जी। संवर्धन करना, उनकी उनमें वैल्यू एड करना, ये सब भी काम रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आम पैदा करता है, कोई आम का अचार डालता है ना, तो उसने आम पैदा करने वाले काम में नहीं किया। फिर क्या होता है कि कोई आम तोड़ता है, ये भी काम करता है ना, कोई पेड़ लगाता है, कोई आम तोड़ने का काम करता है। जी जी ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, जैसे आंवला है, आंवले से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जी। हैं जो
आहार और औषधि में उपयोगी रहते हैं, तो परिवार का हर सदस्य किसी न किसी तरीके से अपनी समृद्धि को सुनिश्चित करेगा ना। क्योंकि ये जो 10 सोपानी व्यवस्था है, इसमें नौकरी का प्रोविजन नहीं है ना, इसलिए हर परिवार को समाधान समृद्धि का अवसर उपलब्ध रहेगा। अभी हम लोग जो है ना सर्विस सेक्टर के माध्यम से ही रोजगार की बात करते हैं, बल्कि जो लोग कृषि और पशुपालन करते हैं वो अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। और जो लोग चपरासी से लेके सेक्रेटरी तक की नौकरी करते हैं, वही अपने को मानते हैं कि वो रोजगार है उनके पास, ऐसा। हाँ, या जो लेबर के रूप में भी काम करते हैं, वो भी मानते हैं कि उनके पास रोजगार है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की बात है, उसमें मूल रूप से जो है ना कृषि और पशुपालन है, नौकरी है ही नहीं, नौकरी वाला हिस्सा इसमें से खत्म है ना। तो नौकरी के जो सर्विस सेक्टर है उसमें उसमें उपकार विधि है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, सेवा के से संबंधित जो काम है, वो सब जो है उपकार विधि से होंगे। उसमें जो श्रम नियोजन होगा उसमें से कुछ हिस्सा श्रम नियोजन भी है, अर्पण समर्पण के रूप में भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाल काटने का काम करता है ना, तो उसमें श्रम लगेगा उसका, तो उसका भी मूल्यांकन होगा श्रम के रूप। तो इस रूप में सभी परिवार जो है समाधान समृद्धि संपन्न हो सकते। ठीक है ना ये? जी भैया, जी भैया, जी। तो समाज की समाज की पांचों स्थितियों में लक्ष्य समान है। पांचों स्थितियों में लक्ष्य समान है, लक्ष्य विहीन मानव नहीं है। फिर लिखा है कि लक्ष्य जब आकांक्षा व आशावश आवश्यकता या अनिवार्यता के रूप में परिवर्तित होगा, यानी तीव्र इच्छा के रूप में, तब यही कार्यक्रम के लिए बाध्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। तो लक्ष्य यानी समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व जब आकांक्षा और आशावश, यानी और ज्यादा सुखी होने की आशावश, आकांक्षा मतलब दोनों प्रकार की आकांक्षा पूर्ति के लिए है ना, आवश्यक और अनिवार्यता के रूप में परिवर्तित होगा। वो कह रहे हैं कि तब यही कार्यक्रम के लिए बाध्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। फिर लिखा है कि निश्चित लक्ष्य उचित कार्यक्रम को पहचानने और प्रमाणित करने में मानव समर्थ है। निश्चित लक्ष्य और उचित कार्यक्रम को पहचानने और प्रमाणित करने में मानव समर्थ है। अखंड समाज की औचित्यता मानवीयतापूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है। अखंड समाज की औचित्यता मानवीयतापूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है, जो स्पष्ट दर्शन क्षमता पर आधारित है। यही विश्लेषण है। अखंड समाज की औचित्यता मानवीयतापूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है, जो स्पष्ट दर्शन क्षमता पर आधारित है। यही विश्लेषण है। अति मानवीयता या अमानवीयता की अपेक्षा में ही मानवीयता का निर्धारण होता है। साथ ही इसी सीमा में विश्लेषण भी पूर्ण होता है। और फिर लास्ट में ये कहा गया कि मानव के चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता ही अभयता, समाधान एवं समृद्धि है। तो पांचों स्थिति और चारों आयाम की एक सूत्रता के लिए ही इस अध्याय का जो शीर्षक था ना, कि अखंड समाज गति सहित सामाजिकता की अनिवार्यता है। इस तरीके से ये अध्याय पूरा हुआ। इसमें कोई प्रश्न है, मुद्दा चर्चा के लायक? नहीं तो आगे बढ़े। मानू पानी देना।
आगे बढ़े। हाँ भैया, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अध्याय 5। तो यहाँ एक बार फिर से ये बात कही गई है, जो सामाजिकता का अध्ययन है, अध्याय 5 है ना, सामाजिकता के लिए तो मानव सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, ऐसा कहा। फिर इसमें ये कहा कि मानव अकेले में से के लिए नहीं है। तो यदि हम मानव को अकेले में से के लिए यदि हम समझें तो मानव स्पष्ट नहीं होता है। फिर लिखा है कि समाज का जो केंद्र है वो मानव है। तो मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है जो स्थितिवत्ता है ना, इस तरीके। तो उसी पहले भी कहा था कि अकेले मानव में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, अकेले मानव में कोई कार्यक्रम नहीं है, अकेले मानव में जीने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसीलिए कई बार जो हम लोग व्यक्तिवादी तरीके से सोचते हैं ना, तो उसको अभ्यास दर्शन में उस पे से ध्यान हटाने का प्रयास किया गया है। तो मानव सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, मानव अकेले में से के लिए नहीं है, समाज का केंद्र मानव है, मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है जो स्थितिवत्ता है। फिर है अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है और स्थितिवत्ता ही सत्यता है। फिर आगे कहा कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता, जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता है। ज्ञानावस्थित मानव में ही अध्ययन क्षमता की विपुलता द्रष्टव्य है। यानी स्थितिवत्ता का अध्ययन करने की जो क्षमता है या जो दर्शन क्षमता है वो ज्ञानावस्था में अवस्थित मानव में ही अध्ययन क्षमता की विपुलता द्रष्टव्य है, जो विकास क्रमोपलब्धि है जिसका विश्लेषण हो चुका है। फिर ये कहा कि स्थितिशील प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता स्थितिपूर्ण स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। वो की लिखा ना, की जगह ही होता है। स्थितिशील प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। तो इस रूप में देखें तो सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सह स्थित रूप में प्रत्यक्ष है। स्थितिशीलता में ही वैविध्यता है, क्योंकि स्थितिपूर्ण सत्ता में कोई वैविध्यता नहीं होती। जो प्रकृति की सीमा है, स्थितिपूर्ण केवल सत्ता है, यह अस्तित्व पूर्ण है। इसी का अनुभव जागृत ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में होता है। तो जो स्थितिपूर्ण सत्ता है, जिसको अपन सत्ता भी कह रहे हैं, तो सत्ता का ही अनुभव जागृत ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में होता है। स्थितिशील प्रकृति में परस्पर प्रभाव प्रतिभाव व्यंजना प्रतिव्यंजना क्षमता ही प्रभाव प्रतिभाव व्यंजना प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता ही जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। तो यहाँ दर्शन का मतलब स्वयं में देखना है, और जब दर्शन जो है प्रमाण के अर्थ में होता है तब उसको प्रतिदर्शन क्रिया कहते हैं। इसी तरीके से प्रभाव और प्रतिभाव है, व्यंजनाएं और प्रतिव्यंजनाएं भी इसी अर्थ में है। मतलब जब व्यवस्था व्यंजित होती है और जब समझ व्यंजित होती है, इस तरीके से व्यंजना प्रतिव्यंजनाएं हैं। प्रतिदर्शन किसको
प्रतिदर्शन मतलब जब हम प्रमाण में जो दर्शन क्रिया है ना, वो प्रतिदर्शन है। जब प्रमाणित सहअस्तित्व में करने दर्शन, हाँ, प्रमाणित करने से संबंध ठीक है। प्रतिदर्शन है। परिभाषा संहिता में इसकी परिभाषा दी हुई है प्रतिदर्शन की, वो भी इसी अर्थ में है जो मैंने अभी आपको बताया है। प्रतिदर्शन है ना, प्रतिदर्शन लिखा है कि व्यक्ति अनुभव से दर्शन को समझाते हुए प्रमाणित करना, उसको प्रतिदर्शन कहते हैं। एक है समझते हुए दर्शन करना, है ना, समझ के रूप में है। एक ठीक है। अनुभवगामी विधि से और एक अनुभव मूलक, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम जो समझ गए हैं उसको समझाते हुए प्रमाणित करते हैं, उसको प्रतिदर्शन कहते हैं। जब समझते हैं तो दर्शन, हाँ, जब समझते हैं तब दर्शन। जब समझाते हैं तो प्रतिदर्शन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। सही सर। ठीक है। ठीक है ना। समझाते हुए मतलब भैया जीते हुए समझाना है ना, प्रमाणित करते हुए। हाँ, प्रमाणित। हाँ, प्रमाणित केवल जो है, हाँ, बोलने केवल जो है की बात नहीं है। संप्रेषित करने वाली बात नहीं है, हाँ हाँ, है ना। मैं ठीक है भाई। हाँ, हाँ जी, बोलिए कुछ और। जो अनुभव प्रमाणित इकाई है वो दर्शन किया, और जब वो समझाने के क्रम में जो दर्शन की व्याख्या रखी, उसको जो मैंने दर्शन किया उसको प्रतिदर्शन कह रहे हैं। जब मैंने दर्शन किया हाँ, अस्तित्व सहज सच्चाई का, या जो अनुभव संपन्न इकाई है उसने दर्शन किया, तो वो दर्शन है। लेकिन उसके जब वो दूसरी इकाई को जो उसके सानिध्य में है, उस इकाई को समझाते हुए जो दूसरी इकाई उसके माध्यम से दर्शन कर रही है, उसको प्रतिदर्शन कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। परिभाषा में लिखा है अनुभव से दर्शन को समझाते हुए प्रमाणित कर, प्रतिदर्शन का परिभाषा। अच्छा, वो उसी इकाई के द्वारा है। हाँ जिसका अनुभव संपन्नता है, हाँ, वो समझाते हुए दर्शन करना जो है वो प्रतिदर्शन है। अच्छा, ठीक है। नहीं, समझाते हुए प्रमाणित करना, दर्शन समझाते करना हुए, नहीं। अच्छा, प्रमाणित करना वो प्रतिदर्शन। ठीक हाँ, है, ठीक। ठीक है। और एक और शब्द आया है ना जिसको अपन प्रतिभाव कह रहे हैं, प्रतिभाव। प्रतिभाव, हाँ। तो प्रतिभाव का परिभाषा है संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करने के फलस्वरूप जिसके साथ निर्वाह हुआ रहता है उनसे प्रतिभाव रूप में मूल्य निर्वाह होता है, उसको प्रतिभाव कहते उनसे हैं। फिर से बताइए। हाँ हम लोग जिनके साथ संबंध निर्वाह करते हैं, जी, फलस्वरूप जिनके साथ निर्वाह करते हैं, हाँ, उनसे प्रतिभाव रूप में मूल्य निर्वाह होता है। अच्छा अच्छा, ओ ठीक, मतलब जो वहां से वापस आता है, ठीक है, ठीक है, उसको प्रतिभाव कह रहे हैं। इसी ठीक। तरीके से मैंने व्यंजना है और प्रतिव्यंजना है ना। व्यंजना का मतलब होता है कि जब हम श्रवण मनन करते हैं उस समय हमको प्रकृति व्यंजित होती है ना, समझ में आती है ना। और प्रतिव्यंजना का मतलब होता है कि जब हम उसको प्रमाणित करते हैं तब जो प्रमाण है वो व्यंजित करता है हमारे अंदर, उस अर्थ में प्रतिव्यंजना। जैसे मान लीजिए हम परिवार में समझदारी के साथ जीते हैं ना, और इसके बाद जो समझदार परिवार है उसकी व्यंजना व्यक्ति में आती है ना, वो प्रतिव्यंजना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है भाई। ठीक है ना।
ये जो पूरी सेंटेंस है ना भैया, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कि इसमें जो क्षमता किसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मानव शब्द का तो उपयोग किया नहीं पूरे सेंटेंस में, प्रकृति की बात कर रहे हैं ये, तो क्षमता किसकी क्षमता की बात हो रही है? स्थितिशील प्रकृति में परस्पर प्रभाव प्रतिभाव व्यंजना प्रतिव्यंजना क्षमता ही जागृत होकर, यानी जागृत कौन हुआ? जो इस जड़ प्रकृति थी उसमें प्रभाव प्रतिभाव व्यंजना प्रतिव्यंजनाएं रहती हैं। तो ये जो क्षमता है प्रभाव प्रतिभाव की और व्यंजना प्रतिव्यंजना की, यही क्षमता जागृत होकर, यानी गठनपूर्ण जो जीवन है वो जागृत होकर दर्शन प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट कर, ऐसा लिखा है। अच्छा अच्छा, मतलब स्थितिशील विकास क्रम एक स्थिति, प्रकार से बताया। हाँ उसमें भी प्रभाव प्रतिभाव बना रहता है ना, परमाणु में, रासायनिक क्रियाओं में, है ना, सब में बना रहता है भाव प्रतिभाव। इसी को तो परस्पर पूरकता बोल रहे हैं, जी जी। है ना। ठीक है। तो इसमें आपने भैया पहले कहा था दर्शन स्वयं में, प्रतिदर्शन बाहर, तो स्वयं में मतलब जो मानव का स्वयं में, जो स्वयं में दर्शन का क्या बोला था भैया आप? हम जो स्वयं में समझते हैं ना, स्थितिवत्ता को समझते हैं, अच्छा जो उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को, देश काल दिशा को समझते हैं, अच्छा अच्छा या अच्छा। उसमें स्थितिवत्ता को समझते हैं, ये सब दर्शन क्रिया है ना, अच्छा, तो दर्शन। प्रकृति को जो हम समझते हैं वो स्थितिवत्ता। हाँ, जी जी जी। तीनों चीजों को समझते हैं, प्रकृति को भी स्वयं को भी, है ना। स्वयं भी प्रकृति है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण भी, तो दर्शन तीनों जी। का ही है। अच्छा अच्छा। इसमें जो जीवन ज्ञान बोला है, उसको जीवन ज्ञान दर्शन नहीं बोला है ना, अस्तित्व दर्शन बोला है, जीवन ज्ञान बोला है। तो जीवन ज्ञान में भी जीवन की क्रियाओं का क्रियाकलाप का दर्शन होता है। हम्म। लेकिन जीवन ज्ञान होना, जब हम जिसको क्या नाम से सत्ता में अनुभव के रूप में जब देखते हैं, तब वहां दर्शन क्रिया नहीं है। लेकिन जैसे ही अनुभव होता है उसके बाद चित्त में दर्शन क्रिया है शुरू हो जाते हैं। हम्म। हाँ। फिर लिखा है यही क्षमता स्थितिवत्ता का अन्वेषण करने के लिए बाध्य करती है। क्या क्षमता? यानी दर्शन क्षमता। जो दर्शन क्षमता है, अन्वेषण मतलब ये? अन्वेषण का मतलब है जो प्रमाणित करने के अर्थ में, है ना, शोध करना, है ना, अन्वेषण करना। हम लोग अन्वेषण रिसर्च के पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं। यहाँ पे क्या अर्थ होगा मुझे देखना पड़ेगा। अन्वेषण यानी स्वयं को पहचानना व पहचानने सहज क्रिया, प्राप्य की उपलब्धि के लिए किया गया बौद्धिक एवं भौतिक प्रयास, ऐसा लिया। खोज पूर्वक। नहीं लो तो एक मिनट में। हाँ हाँ हाँ। आपका स्पीकर ऑफ करना पड़ेगा बहुत। ठीक है। अभी स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी भैया जी। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ। स्थितिशील प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। स्थितिशीलता में ही वैविध्यता है, जो चार अवस्थाओं के रूप में भी है ना। जो प्रकृति की सीमा है, स्थिति पूर्ण केवल सत्ता है, वह अस्तित्व पूर्ण है। इसी का अनुभव ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में होता है। इसके बाद बोला है स्थितिशील प्रकृति में परस्पर प्रभाव प्रतिभाव। स्थितिशील प्रकृति में परस्पर प्रभाव प्रतिभाव प्रभाव प्रतिभाव व्यंजना प्रतिव्यंजना क्षमता ही। तो ये जो प्रभाव प्रतिभाव की क्षमता है,
या व्यंजना प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता है, यही जागृत होकर दर्शन प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। ठीक है, यही क्षमता यानी जो दर्शन प्रतिदर्शन क्षमता है, यही क्षमता स्थितिवत्ता का अन्वेषण करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, और अन्वेषण का परिभाषा क्या लिखा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं खोज पूर्वक को भी अन्वेषण कहते हैं। जो खोज करते हैं वो भी अन्वेषण है। स्वयं को पहचानना व पहचानने सहज क्रिया है, वो अन्वेषण है। प्राप्त की उपलब्धि के लिए किए गए बौद्धिक एवं भौतिक प्रयास भी अन्वेषण है ना, ऐसा। ठीक है, जी भैया। अन्वेषण शब्द स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? तो अन्वेषण शब्द स्पष्ट हुआ ना? जी भैया, जी भैया। तो प्राप्त, जो प्राप्य है, एक प्राप्त होता है, एक प्राप्य है। तो प्राप्य की उपलब्धि के लिए, जिसको हम लोग भौतिक समृद्धि कह रहे हैं, उसकी उपलब्धि के लिए जो भी बौद्धिक एवं भौतिक प्रयास हैं, खोज पूर्वक जो प्रयास है, उनको अन्वेषण करें। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही कुछ अर्थ समझते हैं ना परंपरा में। साथ ही स्थिति पूर्ण में अनुभूति के लिए भी दोनों बातें कह रहे हैं। एक है अन्वेषण के लिए बाध्य करती है, दूसरा स्थिति पूर्ण में अनुभूति के लिए भी बाध्य करती है ना। क्या बाध्य करता है? दर्शन प्रतिदर्शन क्रिया, ठीक है, रूपी क्षमता। कहा कि अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वह केवल उत्पादन, व्यवसाय, व्यवहार और उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है, जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव भी है। तो कह रहे हैं कि जो अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वो क्या क्या है? उत्पादन है, व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब उत्पादन में जो विनिमय शामिल हो जाता है उसको फिर व्यवसाय कह रहे हैं। उत्पादन विनिमय को व्यवसाय करें। फिर व्यवहार एवं फिर उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है, जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव भी है। जो दर्शन, ज्ञान है और अनुभव भी है ना। दर्शन, ज्ञान और अनुभव का अंतर तो स्पष्ट है ना आपको सभी को। फिर ये लिखा है बाबा ने कि दर्शन क्षमता प्रत्येक मानव में किसी ना किसी अंश में पाई जाती है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें दर्शन क्षमता ना हो, किसी ना किसी। इसलिए लिखा है कि अजागृत को भी ब्रह्म भासता है, ऐसा लिखा। और का नहीं भी है तो उसको कम से कम भौतिक चीजों का किसी ना किसी अंश में दर्शन रहता ही है, चाहे वो रूप और गुण के रूप में हो, है ना। तो दर्शन क्षमता के जागृति की अभिलाषा से शिक्षा एवं अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध होती। तो दर्शन क्षमता के जागृति यानी दर्शन क्षमता की जागृति की अभिलाषा से शिक्षा एवं अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध हुई। तो इसीलिए मानव परंपरा में शिक्षा और अध्ययन की अनिवार्यता बनी हुई है ना, निरंतर बनी रहती है। जागृत मानव परंपरा में भी बनी रहेगी, है ना। फिर संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन है, यानी सत्ता में संप्रक्त प्रकृति सहज जो स्थितिवत्ता है उसी का दर्शन है, जिसको अपन स्थिति गति दर्शन भी बोलते हैं। संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन है। दर्शन जो ज्ञान है, दर्शन ही ज्ञान है, दर्शन ही ज्ञान है।
जो अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। फिर ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है और सत्य अपरिणामी है। अनुभव पूर्वक प्रयोग व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि दर्शन क्षमता प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है। दर्शन क्षमता के जागृति की अभिलाषा से शिक्षा व अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध हुई है। फिर ये कहा कि संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन है। खिड़कियां खुली भैया होंगी। हाँ जी। भैया आप जो कह रहे हो कि संपूर्ण दर्शन स्थितिवत्ता का है, मतलब हाँ स्थितिवत्ता मतलब ये नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को कह रहे हैं हम? हाँ, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में ही तो आचरण होता है ना, तो आचरण भी स्थितिवत्ता ही है। नहीं मतलब नियम आचरण की नियंत्रण नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में ही जिसको हम नहीं लोग। मतलब हाँ हाँ जी, आ- कुछ और आचरण स्थितिवत्ता है या नियम नियंत्रण बताइए। संतुलन स्थितिवत्ता हम किसको कह रहे हैं? आचरण ही नियम है ना, तो नियम तो आ ही गया ना उसमें। आचरण की परिभाषा दी है, नियम ही आचरण, नियम का परिभाषा है नियम ही आचरण। अच्छा, हाँ, मानव में जो तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम है, इनका परिपालन ही आचरण है। हम्म। उस मतलब अर्थ में नियम स्थितिवत्ता मतलब आचरण नियम पूर्वक न्याय पूर्वक स्थिर, हाँ स्थिर आचरण, जिसको स्थिर स्थिर आचरण भी आचरण, कह स्थिर सकते। हाँ आचरण ही स्थितिवत्ता इसी, है। हाँ इसीलिए मानवीयता और जिसको अपन अति मानवीयता कह रहे हैं वो भी स्थितिवत्ता है। ठीक बात। उससे पहले अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था कि स्थितिवत्ता गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है, ऐसा भी पढ़ा। ठीक तो जो ठीक। क्रिया पूर्णता है वो मानवीयता का आचरण है, अति मानवीयता का आचरण जो है वो आचरण पूर्णता है। और गठन पूर्णता भी स्थितिवत्ता है, क्योंकि फिर वो उसमें परिणाम परिवर्तन नहीं है ना, इस आधार पे वो स्थितिवत्ता ठीक बात है। है। स्थितिवत्ता अपरिणामी है, इस अर्थ में भी स्थितिवत्ता है। हम्म। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया ना, संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का ही दर्शन है। दर्शन ही ज्ञान है। और फिर लिखा है ज्ञान अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। फिर आगे लिखा है, नहीं ज्ञान, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ। तो पहले लिखा संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का अध्ययन है, फिर लिखा है दर्शन ही ज्ञान है, फिर लिखा ज्ञान ही अनुभव है, फिर लिखा अनुभव ही सत्य है, और फिर लिखा और यह अपरिणामी है ना। फिर लिखा है कि अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है, क्योंकि वो अनुभव का ही प्रमाण है ना, इसलिए बिल्कुल अनुभव है ना। ठीक तो बात। दर्शन विहीन प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं है, ऐसा लिखा। मुझे लग रहा है बिल्कुल स्पष्ट है जितना हम लोग अभी तक हाँ भैया, अध्ययन, है हाँ ना। भैया, हाँ जी, हाँ जी। फिर आगे है विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। जो विश्लेषित हुआ है, मतलब भैया, हाँ ये दर्शन क्षमता मतलब ये दर्शन अगर ज्ञान है और ज्ञान को अपन कहते हैं समझना, तो समझने की क्षमता है क्या ये दर्शन क्षमता? हाँ, और क्या, समझने की क्षमता ही तो है। जी जी। तो उससे समझना गुणात्मक क्या है, फिर समझने की वस्तु क्या है, अस्तित्व। समझने की, हाँ स्थितिवत्ता है ना, समझने की, अध्ययन करने की वस्तु स्थितिवत्ता है। स्थितिवत्ता का मतलब है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति, यानी सह अस्तित्व। सह हाँ, स्थिति, सह अस्तित्व। जी हाँ, सह अस्तित्व का ही अध्ययन है, इसलिए जी सह स्थिति ज्ञान है। सह अस्तित्व ज्ञान ही अनुभव है ना। जी। सह स्थिति ही परम सत्य है, और सह स्थिति अपरिणामी भी है। ऐसे ऐसे समझ में आ जाए, ठीक है ना। या जी इसमें जैसे कि हम यहाँ सामाजिकता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके हम्म। अंदर में जो ये व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम है, इसके अंदर में जो वो 5 स्थितियां हैं,
वो परस्परता के अंदर में, उनके अंदर में नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य होना, वो स्थिति बता नहीं होगी। वो भी स्थितिवत्ता ही है ना, वो बताया ना। स्थितिवत्ता को यदि हम आचरण में देखेंगे या चारों आयाम में देखेंगे और पांचों स्थिति में देखेंगे तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में ही होगा, है ना। जैसे नियम क्या है, सहस्थिति नियम है, वही विचार आयाम में बौद्धिक नियम है, व्यवहार आयाम में सामाजिक नियम है, और नियम ही जो है व्यवसाय आयाम में प्राकृतिक नियम, है ना। नियम पूर्वक ही नियंत्रण है ना। तो नियम का परिपालन करने से व्यवसाय आयाम में प्राकृतिक नियमों का परिपालन करने से उत्पादन में नियंत्रण है ना। सामाजिक नियमों का परिपालन करने से अखंड समाज में नियंत्रण है ना। अखंड समाज नियंत्रित है ऐसा भी बोल सकते हैं, अखंड समाज में नियंत्रण ऐसा ही। वो इससे उसी तरीके से बौद्धिक नियमों का परिपालन करने से बौद्धिक नियंत्रण है, यानी विचार आयाम का नियंत्रण है, ऐसा भी कह सकते हैं, व्यवहार आयाम का नियंत्रण। ठीक है। और अनुभव स्वयं में नियंत्रण ही है। वो है। तो नियम नियंत्रण हो गया, फिर इसके बाद है संतुलन। तो जो विचार का संतुलन समाधान में है, व्यवहार का संतुलन न्याय में है, और व्यवसाय का संतुलन नियम में। तो जिसको और इन तीनों को सम्मिलित रूप से देखते हैं तो सामाजिकता में, है ना, अखंड समाज संतुलित है, ऐसा समझते हैं ना। यदि अखंड समाज नहीं हुआ है और सामाजिकता के रूप में उसकी अब स्थिति नहीं हुई है, तब तक संतुलन नहीं है। इसीलिए सामाजिकता ही संतुलन है, ऐसा भी बाबा जी ने प्रतिपादित किया। और इसी में न्याय धर्म सत्य ही है ना। अनुभव जो है सत्य में, अनुभव सत्य के साथ है, विचार आयाम धर्म पूर्वक है ना, और व्यवहार आयाम न्याय पूर्वक है, और जो उत्पादन आयाम है वो प्राकृतिक नियम पूर्वक है या नियम पूर्वक है, ऐसा। तो इसीलिए नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को स्थितिवत्ता कहा। इन सबको मिला के ही तो मानवीय आचरण है, जिसको हम लोग मानवीय आचरण कह रहे हैं ना। मानवीय आचरण इन सबको सम्मिलित रूप से देखना है ना, यानी चारों आयाम पांचों स्थिति में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूपी स्थितिवत्ता को पहचानना, यही तो मानवीय आचरण, जिसको अपन मानवीयता अति मानवीयता कह रहे हैं। ठीक है। ठीक। फिर कह रहे हैं विश्लेषित स्वीकृति होना ही अध्ययन है। रूप गुण स्वभाव धर्म की प्रत्यक्षानुभूति ही विश्लेषण है। तो ये जो कहा कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष सह अस्तित्व में रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता के रूप में जो अनुभूति है ना, वही विश्लेषण है, जो स्थितिवत्ता व सत्य है। रूप गुण स्वभाव धर्म ही आचरण है ना, तो आचरण की प्रत्यक्षानुभूति ही विश्लेषण है, जो स्थितिवत्ता व सत्य है, ऐसा भी अपन इसको समझ सकते हैं ना। और तरीके से देखें तो रूप गुण स्वभाव धर्म रूपी जो धर्मीयता है वह भी स्थितिवत्ता ही है, जो हम लोगों ने अभी पिछले अध्याय में पढ़ी थी ना, कि पदार्थावस्था में रूप गुण के रूप में धर्मीयता है, रूप गुण स्वभाव धर्मीयता, रूप गुण सहित पुष्टि धर्मीयता है, रूप गुण स्वभाव धर्मीयता जो है ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म यानी सुख के रूप में धर्मीयता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। धर्मीयता ही वस्तु स्थितिवत्ता है, वही सत्य है। फिर लिखा है कि अस्तु अध्ययन का फलन ही अनुभव है। अल्टीमेटली हम अनुभव ही चाहते हैं ना। अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि और व्यवहार कार्य में गलती और अपराध भावी है। तो यदि हम अनुभव की रोशनी में उत्पादन और व्यवहार को नियमित नहीं करते हैं, उस स्थिति में उसमें त्रुटि, गलती और अपराध होना
भावी है, ऐसा क्या। अनुभव की रोशनी यानी सह अस्तित्व के अर्थ में उत्पादन, सह अस्तित्व के अर्थ में व्यवहार। यदि हम समुदाय के अर्थ में व्यवहार करते हैं और उत्पादन जो है उपभोग के अर्थ में करते हैं, उस स्थिति में त्रुटि, गलती और अपराध होना भावी। ठीक है ना ये? जी भैया, मेरा एक कहना है बोलिए। कि ये जो दो पैराग्राफ है ना, संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन, हम्म। और दूसरा पैराग्राफ है विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। हम्म। उसके बीच में मेरी किताब में एक पैराग्राफ है, अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वह केवल उत्पादन, व्यवहार एवं उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है, जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव ही है। हम्म। ये पैराग्राफ इसमें नहीं दिखता है स्क्रीन पे। ऊपर आ गया है ना वो, ये जो है ना, हाँ ये जो लाल वाला जो पोर्शन है ना, उससे ऊपर का जो पैराग्राफ है हाँ 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 हाँ, देखा देखा, वो आ चुका है ना। वो आगे आ गया जी। हम्म। अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है जी। हाँ, हाँ हाँ अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना, यानी अध्ययन हम किसका करेंगे? उत्पादन, हाँ व्यवसाय, व्यवहार और उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव भी है, ऐसा हाँ हाँ जी। है ना। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न था आपका इससे संबंधित या कोई और स्पष्टीकरण आप बताना चाहते, या केवल इतना ही ध्यानाकर्षण कर रहे थे कि ये छूट गया? हेलो। हाँ, इतना ही था भैया शायद उनका। अच्छा, इतना ही था क्या? भैया मेरा एक प्रश्न है उनको भैया। ऐसा लगा कि शायद जो है कुछ छूट गया, इसलिए उन्होंने ध्यानाकर्षण कोई कराया है। कोई बात नहीं, छूट भी सकता है ना, क्योंकि हाँ हो सकता है। लेकिन ये तो भैया शायद आप किताब में से नहीं पढ़ रहे हैं ना, आपने तो अपना जो बनाया है। नहीं, ये जो पुरानी किताब थी ना, जो अभ्यास हाँ दर्शन है ना, ये वाली जो किताब है, हाँ मैं इसी में से ये पढ़ रहा हूँ जो भी आपको मिल रहा है। ये मैंने इसमें कुछ बुलेट पॉइंट बना दिए हैं, कुछ बोल्ड वोल्ड कर दिया, बस इतना अच्छा। ही किया है। जैसे लेकिन आप मुझे, पढ़ रहे हो किताब में से ही। हाँ, किताब में से ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी इसमें हम्म, हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। नहीं नहीं, आपकी तरफ से नहीं, मैं ये सोचा कि किताब में से आपने जो है जो उसका सारांश था, निचोड़ निकाल के फिर जो है वो निचोड़ को आप रख रहे हो अपने तरफ से, नहीं अपनी तरह से आपने तैयार करके तो जो नहीं है नहीं, किताब पहले नहीं। पहले मैं जो है जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूँ, है ना। हाँ जी। इसके बाद उसमें से जो मुझे सार रूप में स्वीकार हुआ है वो मैं आपके सामने रखता बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हूँ। किताब लेकिन में हम, से। हाँ, किताब में से एक भी सेंटेंस नहीं छोड़ता हूँ, अच्छा एक भी शब्द भी नहीं छोड़ता हूँ, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा आपने अपनी अलग नोट हाँ, बनाई है, उस नहीं नहीं नोट्स की। अच्छा अच्छा नहीं, ठीक। ये वाली जो किताब है हम्म। ये मैंने पूरी टाइप की हुई है अपने पास, है ना। अच्छा अच्छा यूनिकोड में है ना, यूनिकोड अच्छा में अच्छा टाइप की हुई है। अच्छा। बाकी वो यूनिकोड में है नहीं किसी के पास है। हम्म। फिर मैंने इसको अध्ययन करने के दृष्टिकोण, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने इसके कुछ बुलेट पॉइंट बना लिए है ना, ठीक बात है। तो वो उसी के अंदर ही बनाए हुए हैं, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ना मैंने अपना सारांश किया। सारांश तो सब हम लोग चर्चा करते समय ही करते हैं, जब अपन बिल्कुल। बातचीत करते हैं तब। और वैसे देखने जाए तो बाबा जी ने सारांश रूप में ही लिखा है। बाबा जी ने जो लिखा हाँ, है ना, वो जो और है अपने आप में एक सारांश ही है। हाँ, सारांश भी है और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों बातें हैं। ना बिल्कुल। इससे कम हो सकता है, ना इससे ज्यादा इससे हो ज्यादा सकता हो सकता है, बिल्कुल। है। भाषा फैलाने से कोई मतलब नहीं होता है। हम यदि उस पर फोकस करते हैं ना, मेरा ऐसा अनुभव है हाँ जी, कि जैसे ही जो बाबा जी ने लिखा है इसको फोकस करते हैं, ठीक बात है। और उसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं यदि उनके अर्थ हमारे पास नहीं है तो परिभाषा संहिता से देख ले। तो ठीक बात परिभाषा संहिता में भी थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि बाबा जी जब परिभाषा करते हैं ना, है। तो वो चारों आयाम की परिभाषा करते हैं, है ना। जैसे न्याय अनुभव आयाम में, न्याय विचार आयाम में, न्याय व्यवहार आयाम में, और न्याय जो है व्यवसाय आयाम।
ऐसा। हम्म। फिर वो न्याय को पांचों स्थितियों तक ले जाते हैं, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, है ना। तो इसलिए जब वो परिभाषा संहिता में कई बार ऐसा लगता है कि ये 3-3, 4-4 परिभाषाएं क्यों दे रहे हैं, 5-5 परिभाषाएं। हम्म। तो यदि हमको 4 आयाम 5 स्थितियां स्पष्ट हैं तो हमको स्पष्ट दिखता है कि ये वाली जो परिभाषा है ये व्यवहार आयाम की है, ये व्यवसाय आयाम की है ना, ये विचार आयाम की है, ऐसा स्पष्ट समझ में आ जाता है। ठीक ठीक बात है। तो इसलिए वो परिभाषा संहिता का प्रयोग भी वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने एक स्तर का अध्ययन कर लिया है ना। मतलब नहीं, जिनको चारों आयाम और पांचों स्थितियों की सामरस्यता स्पष्ट है हाँ, है ना। उस सामरस्यता में से ही मतलब परिभाषा पढ़ने से हाँ। मिलता है। फिर कई परिभाषाएं बाबा जी ने मैं से के लिए के अर्थ में लिखी है ना। हम्म। जैसे न्याय में, न्याय से, न्याय के लिए, ऐसा किया है। तो उसी को जो आपने मानवीय संविधान में देखा होगा ना, तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक, तार्किक, है ना। तार्किक और व्यवहारिक। हाँ, तो तात्विक, पहले तात्विक है जो अनुभव के लिए, उसके बाद तार्किक है, फिर जो विचार आयाम में तार्किक है ना। फिर इसके बाद व्यवहारिक है जो व्यवसाय और व्यवहार आयाम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यवहार और व्यवसाय आयाम की परिभाषाएं हैं जो प्रमाण के अर्थ में है ना, और जो तात्विक हैं वो अनुभव के अर्थ में, और तार्किक जो है वो अनुभव को अभिव्यक्त करने के अर्थ में, ऐसा। जैसे इस रूप दर्शनवाद और शास्त्र है हाँ, ऐसे ही है, ऐसे, ना। हाँ, चार ऐसे ही दर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तात्विक है, वाद है वो तार्किक है, हाँ, और शास्त्र जो हाँ, है व्यवहारिक है। हाँ, लेकिन बाबा जी ने दर्शन में को रखा है, और दर्शन में भी उन्होंने व्यवहार को रखा है ना। जो केवल दर्शन जो है ना, जिसको हम अगर केवल दर्शन बोले तो हम कहेंगे अनुभव दर्शन, है ना। लेकिन अनुभव दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तार्किक अनुभव को तार्किक दृष्टिकोण से भी बताया है और अनुभव को व्यवहार के दृष्टिकोण से भी बताया है। अच्छा। व्यवहार के दृष्टिकोण से जो बताया है वही अभ्यास दर्शन में आया है ना, जो व्यवहार के दृष्टिकोण से बताया। और जो तर्क के दृष्टिकोण से जो उन्होंने बताया है ना, वही फिर बाद में संचेतनावादी मनोविज्ञान या ये शास्त्रों के रूप में आया है। तो उसका संकेत उन्होंने अनुभव दर्शन में दिया है। फिर व्यवहार दर्शन को भी आप पढ़ेंगे तो व्यवहार दर्शन में तीनों प्रकार का स्पष्टीकरण है। तात्विक स्पष्टीकरण है, जब वो ये कहते हैं ऐसा है, ऐसा कहते हैं, तो सब तात्विक है ना। इसके बाद जब उसको क्रिया पक्ष के रूप में अध्ययन कराते हैं कि मन में आस्वादन चयन क्रिया है ना, तो ये तार्किक हो जाता, तार्किक, है ना। क्योंकि जो स्थिति बता है वो क्रिया में ही पहचानने में आती, या क्रिया रूप में ही पहचानने में आती। फिर वो व्यवहार दर्शन को आप पढ़ेंगे तो वो कैसे व्यवस्था से जुड़ता है ना, परिवार व्यवस्था से, 10 सोपानी व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से, नीति से कैसे जुड़ता है, तो उसमें उन्होंने तीनों प्रकार की नीतियों की भी बात की है ना। ये सबसे जुड़ता है जो व्यवहारिक रूप है उसका, मतलब मानव व्यवहार दर्शन का व्यवहारिक रूप भी उसी में उन्होंने उद्घाटित किया है। तो इस तरीके से तीनों साथ साथ ही मिलते हैं। लेकिन यदि आप मोटे रूप में देखने जाए तो वाद शास्त्र ऐसे अलग दिखता है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि जो वाद है उसमें मूल रूप से तर्क को जगह दी है, यानी वाद तर्क प्रधान दर्शन है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। और जो शास्त्र है वो व्यवहार प्रधान दर्शन है ना, है तो केवल मध्यस्थ दर्शन ही सब कुछ है ना। बिल्कुल। तो संविधान जो है वो विधि रूपी आचार संहिता रूपी दर्शन है, ऐसा। तो दर्शन क्रिया तो सभी में है, दर्शन क्रिया, और ये सभी कुछ जो है वो अनुभव में ही है। अनुभव की ही अभिव्यक्ति है, अनुभव का ही संप्रेषणा है, अनुभव का ही प्रकाशन है, अनुभव ही प्रमाण के रूप में प्रकाशित है। इस अर्थ में सारी व्याख्याएं हैं, सूत्र हैं, सारे सूत्र व्याख्याएं इसी अर्थ। ठीक है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। इसमें सीक्वेंस जो अध्ययन करने वाले जैसे हम लोग हैं तो इनके लिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहता है? पहले
पहले शास्त्र रहते फिर वाद रहते हैं या कैसा? पहले हमको व्यवहार में दिखता है ना, सबसे पहले व्यवहार में दिखता है, फिर हमको व्यवसाय में दिखता है ना, फिर विचार में दिखता है, फिर अनुभव में दिखता है, अनुभव होता है, ऐसा कैसे? यानी पहले व्यवहारिक और उसके बाद तार्किक और तार्किक के बाद तात्विक, ऐसा होगा जो क्रम होगा जो समझने का, क्योंकि तात्विक कारण है और तार्किक जो बात है वो सूक्ष्म है और जो व्यवहारिक बात है वो स्थूल है। प्रत्यक्ष है। स्थूल, हाँ, स्थूल सूक्ष्म है, ऐसा कहें। तो इसलिए जो अनुगमन है वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, फिर कारण से महाकारण, तो इस रूप में है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में दर्शन है और महाकारण के साथ जो है वो अनुभव है, ऐसा। तो भैया आप जो कह रहे हो, मुझे लगता है दिनेश भाई ने उसी अर्थ में शायद पूछा कि अगर ये किताबें हैं, दर्शन जी है, जी वाद और शास्त्र है, तो सबसे पहले कौन क्या पढ़ना शुरू करना चाहिए? दिनेश भाई जी भैया, ऐसा इस जी अर्थ में जी पूछा जी जी भैया जी, है ना? मेरा जी 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 हाँ जी, हाँ जी। तो भैया आप जो कह रहे हो उस हिसाब से दर्शन को पढ़ने की शुरुआत, वाङ्मय को पढ़ने की शुरुआत शास्त्र से करनी चाहिए। शास्त्र के बाद जो है वाद, वाद के बाद जो है ये दर्शन। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी। शुरुआत तो दर्शन से ही होगी, है ना, अच्छा, क्योंकि अगर आपको सहअस्तित्व का दर्शन नहीं है तो शास्त्र स्पष्ट। ठीक बात है। जी तो इसलिए शुरुआत तो दर्शन में ही होगी, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो अपील करने वाली चीज होगी ना, वो व्यवहारिक पक्ष। वो व्यवहारिक पक्ष होगा, है ना। हम लोग शिविर में भी ऐसे ही देखते हैं, कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि यदि हमसे जुड़ेगा नहीं तो हम जीवन विद्या शिविर ही क्यों करेंगे, है ना। तो बिल्कुल। हमसे जुड़ेगा मतलब हमारे जीने से जुड़ना चाहिए, तो जीने से जुड़ना मतलब क्या, तो व्यवहार व्यवसाय यही है। जी जी ये पहले वही ध्यान जाता है ना, फिर धीरे धीरे तर्क पे ध्यान जाता है, मतलब हम ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों जीना चाहते हैं, है ना, संबंध में मूल्यों की क्या जरूरत है ना, इस स्थिर संबंध की क्या आवश्यकता है, तब फिर तर्क पे ध्यान जाता है ना, तो तार्किक चीजें फिर अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो अनुभवगामी विधि से चलते हैं उनमें ऐसे ही होता है, जी फिर तात्विक चीजों पे फिर लास्ट में ध्यान जाता है, तात्विक चीज। कई लोगों में तात्विक चीजों पे ही ध्यान ज्यादा होता है, कई लोगों का संस्कार ऐसा रहता है, वो कहते हैं ये परिवार अरिवार छोड़िए, ये सब छोड़िए, हमको तो ये बताइए ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये क्या है, उसी को समझना हम, बाकी तो हम अपना परिवार दाल रोटी ये सब हम अपना कर लेंगे, उसमें कोई झंझट नहीं, ऐसा माने रहते हैं लोग। कर पाते नहीं कर पाते अलग है, उनका प्यास अलग स्तर का होता है। तो कई लोगों में तात्विकता का ही प्यास रहता है, कई लोगों में तार्किकता का प्यास रहता है। वो कहते हैं ये दर्शन वर्शन तो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं ना, लेकिन वो जीने में तो आ नहीं रहा, लोग परंपरा में दिखता नहीं है, शिक्षा में आता नहीं, तो उनका तार्किकता का प्यास रहता है। तो जो भी दर्शन है वो कैसे तर्क रूप में शिक्षा में इस जगह बना ले, मानव परंपरा में जगह इसमें ज्यादा गति रहती है, वो उसी में दौड़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि दर्शन समझना है तो आप फलाने से समझ लीजिए, हम तो जो है इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा रहता है। जी कई लोगों का इस पे भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनका तो ये रहता है कि हम कुछ अपने जीने में प्रमाणित कर पाए, खेती करें, उत्पादन करें, ये करें, कुछ लोग मिल के रहें, ऐसा 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 भी रहता है। तो उनका ज्यादा फोकस स्थूल चीजों पे बट रहता कल है। आपने एक बात कही थी भैया पढ़ते पढ़ते शायद कि अध्ययन जो है वो पूर्ण का ही होता है, मतलब अपूर्ण। अगर अपन केवल उत्पादन पे फोकस करके सोचे कि अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन हो नहीं सकता। तो क्या तृप्त नहीं होता ना, फिर वो तृप्त नहीं होता है। तृप्त नहीं होता? उत- कल एक ऐसा वो सेंटेंस आया था, एक समय के बाद जो है ना, उत्पादन बोरियत होने संबंधी, लगती है। नहीं, उत्पादन संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती है, बोरियत नहीं बोलते अपन। तो उत्पादन संबंधी आवश्यकता पूरी हो गई, अब ज्यादा उत्पादन हो गया, अब क्या करें, प्रश्न आएगा। तो अभी जो है तृप्ति तो हुई नहीं,
तब फिर जो उत्पादन है उसी की सदुपयोगता सूत्र के माध्यम से तार्किकता को फैलाते हैं, है ना। जिसको अपन कह रहे हैं कि जो बौद्धिक समृद्धि है वही जो भौतिक समृद्धि है वही बौद्धिक समाधान के रूप में फिर फैलता है ना। मान लो किसी के पास आवश्यकता से अधिक हो गया, फिर उसको ये लगता हम क्या करें, अब ये हो तो गया है, क्योंकि यदि हम इसका उपभोग नहीं करते हैं, पूरा उपभोग नहीं करते हैं, बचा रहता है, तो अब इसको यदि सदुपयोगता में नहीं लगाते तो अपव्यय है और ये अपराध भी है ना। तो फिर उनमें धीरे धीरे तार्किकता की ओर ध्यान जाना चाहिए, ऐसा है। और फिर वो सदुपयोगता को समझने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी बाबा जी ने लिखा है ना कि ये जो है ना उत्पादन भी अनुभव ही है, ऐसा लिखा ना। ये लिखा ना, अनुभव पूर्वक प्रयोग व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। यानी जो अनुभव पूर्वक जो हम प्रयोग करते हैं, यानी जो उत्पादन करते हैं, वो भी प्रमाण रूप में अनुभव ही है, ऐसा है। यदि वो उस अनुभव के अर्थ में उत्पादन करते हैं, अनुभव के अर्थ में व्यवहार करते हैं, ऐसा है। इसीलिए लिखा है कि दर्शन विहीन प्रयोग यानी उत्पादन, प्रयोग व उत्पादन या व्यवसाय सिद्ध नहीं, ऐसा लिखा। ठीक है। फिर आगे लिखा है, त्रुटि एवं अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है। यह प्रस्तुति तब ये तक एक रहे। इसमें ऊपर पैराग्राफ में एक प्रश्न था मेरा कि विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। तो ये विश्लेषित मतलब जैसा मुझे लग रहा है कि एक जो विश्लेषित मतलब ये रूप गुण स्वभाव धर्म स्वीकृत होना ये अध्ययन है। मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा स्थिति बता, ये सब विश्लेषण पूर्वक ही हमको पता लगता है। इसकी स्वीकृत होना ही अध्ययन है। ये जो यदि विचार क्रिया में जो विश्लेषण होता है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, विचार क्रिया में जो विश्लेषण होता है, तो हम विश्लेषण करके क्या पता लगाते हैं, वस्तुगत सत्य। तो विचार में जो स्पष्ट होने वाली वस्तु है वो वस्तुगत सत्य है। वस्तुगत सत्य रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। तो रूप की स्वीकृति, गुण की स्वीकृति, स्वभाव की स्वीकृति, धर्म की स्वीकृति, है ना, इस रूप में यही अध्ययन है जिसको अध्ययन करें। फिर ये रूप गुण स्वभाव धर्म जो है चारों अवस्थाओं में है, ऐसा है। फिर ये रूप गुण स्वभाव धर्म सामरस्यता में है, जैसे रूप गुण की सामरस्यता, रूप गुण स्वभाव की सामरस्यता, रूप गुण स्वभाव धर्म की सामरस्यता, इस रूप में भी अध्ययन है। तो ये जो भी विश्लेषण है वो हमको स्वीकृत हो जाना अध्ययन है। यदि केवल विश्लेषण है, स्वीकार नहीं हुआ है, तो अध्ययन कहाँ हुआ फिर, है ना। ठीक है ना। जी जी जी। और इसका प्रमाण क्या होगा? अभी ये स्वीकार हो गया कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आचरण में, समझ में। अच्छा अच्छा। लिखा है ना कि अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है ना। तो प्रमाण पूर्वक ही पता लगेगा। प्रमाण का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप रूप गुण स्वभाव धर्म समझा सकते हैं किसी को, तो आप समझ गए, ये प्रमाणित होता है। आप स्वभाव धर्म पूर्वक जी सकते हैं ना संबंधों में, तो आप दूसरे को वैसा सिखा सकते हैं, तो प्रमाणित हुआ, है ना। यानी धीरता वीरता उदारता का जो स्वभाव, दया कृपा करुणा पूर्वक यदि आप जी सकते हैं दूसरों के साथ में, तो स्वभाव जो है हमको समझ में आ गया, अध्ययन हो गया है, वो प्रमाणित होता है। और उसी तरीके से व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में सर्वतोमुखी समाधान को हम समझा सकते हैं और कम से कम परिवार की सीमा तक जी सकते हैं। तो वो धर्म का प्रमाण है ना, इसको अपन कह रहे हैं कि सुख की निरंतरता के रूप। तो प्रमाण में ही स्पष्ट होता है रूप गुण स्वभाव धर्म आदि जो भी हमने विश्लेषण किया है और विश्लेषण करके जो अध्ययन किया है उसका जो पुष्टि स्वयं में भी पुष्टि होती है। मतलब हम एक व्यक्ति को समझाते हैं और समझाते समझाते उसको तो लगता है वो समझ गया और हमको ये लगता है कि हम जो समझाना चाहते थे वो नहीं समझा पा रहे हैं, ऐसा भी होता है ना।
नहीं होता ऐसा कई बार। होता है। तो समझाते समय भी कई बार हमारी समझ की पुष्टि स्वयं में भी होती है ना? मान लीजिए वो कम समझदार है, तो उसको तो लगा जो आपने समझा दिया यही बहुत है, ऐसा। और आपके अंदर अपना मूल्यांकन हो गया कि हमने जो समझाया वो ठीक है, इस आदमी ने कोई ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन अभी मेरे को भी ठीक से समझा हुआ नहीं। समझा हुआ नहीं है तो अपन पुनः प्रयासोदय करते हैं ना, फिर पुनः प्रयास करते हैं, फिर किताबें पलटते हैं, परिभाषाएँ देखते हैं, है ना? या दूसरे बाबा जी को सुनते हैं या दूसरे प्रबोधकों को सुनते हैं, ये सब करते हैं ना? मतलब भैया कि जैसे अपन ने समझा था, अपन ने स्वीकार कर लिया था कि कि मैं समझ तृप्ति तो गया हूँ, स्वयं में ही चाहिए ना। लेकिन वो स्वीकार होना गलत था, ऐसा समझ में आता है कि और अध्ययन करना है। तो हमने स्वीकार जो मा प्रमाण में आता हमने है मान तो लिया था, जी सबसे पहले मानना होता है ना, हमने मान लिया था कि हम समझ गए। समझाने जाते हैं तब पता लगता है कि अभी समझना पूरा नहीं हुआ है। कई बार हम समझा देते हैं लेकिन जीने जाते हैं तो पता लगता है कि हमने ठीक से नहीं समझा था, इसलिए जीने में प्रमाणित नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए क्रमशः प्रमाणित ही होता रहता है। जब यदि वो पूरा प्रमाणित हो जाता है तो हम समझ गए थे, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है? तो ये 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं छोटे-छोटे, इसको पढ़ देते हैं, फिर कल से अगला आ जाएगा, टाइम हो गया क्यों। तो एक सेंटेंस तो ये लिखा हुआ है, त्रुटि एवं अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है ना, जो ऊपर ऊपर जो लिखा था ना, अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि एवं व्यवहार में गलती और अपराध भावी है। फिर ये लिखा है कि ये जो त्रुटि और अपराध है, ये मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है। यह प्रस्तुति तब तक रहेगी जब तक अध्ययन पूर्ण ना हो जाए। अभी जिसको अपन विश्लेषित कर रहे थे ना, अध्ययन को, अध्ययन पूर्ण ना हो जाए तो प्रत्येक मानव में अध्ययन प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है, इसीलिए उसमें जिज्ञासा रहती है ना, और प्रेरणा रहती है। फिर आगे लिखा है न्यायपूर्ण व्यवहार, चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्ण समाज के लिए। न्यायपूर्ण व्यवहार, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसको ऐसा कर सकते हैं, न्यायपूर्ण, हाँ इसमें ठीक किया है शायद। जो नई किताब है उसमें लिखा है न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवीयता में प्रत्यक्ष है, ऐसा लिखा है। और जो पुरानी किताब है उसमें लिखा था, उसमें लिखा है न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है। न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है। इसको मैं इस किताब से पढ़ दे रहा हूँ, ये और पुराना संस्करण है, उसमें उसकी है। फिर लिखा है कि गुणवत्ता स्थितिवत्ता की अपेक्षा ही, गुणवत्ता स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही नहीं, फिर से गुणात्मक, क्या लिखा है, गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान अभाव असमर्थता व अक्षमता है। गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान अभाव असमर्थता एवं अक्षमता है। अज्ञानी को ज्ञानी में, अभाव को भाव में, समर्थ असमर्थ को समर्थ में और अक्षम को सक्षम में परिवर्तित परिमार्जित करने के लिए ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। ठीक है? अज्ञानी को ज्ञानी में, फिर लिखा है अभाव को भाव में, असमर्थता को समर्थ में, असमर्थ को समर्थ में, अक्षम को सक्षम में परिवर्तित परिमार्जित करने के लिए ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। शिक्षा एवं व्यवस्था के प्रयोजन को स्पष्ट किया।
तो न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जगह शिक्षा कर लेते हैं ना। मानवीयतापूर्ण समाज के लिए आवश्यक कार्यक्रम है, ऐसा पहले हमारी किताब में लिखा था, लेकिन अभी इसमें कर दिया मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है, जो एक ही अर्थ है ऑलमोस्ट। फिर गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान, अभाव, असमर्थता एवं अक्षमता है। अज्ञानी को ज्ञानी में, अभाव को भाव में, असमर्थ को समर्थ में, अक्षम को सक्षम में परिवर्तित परिमार्जित करने के लिए ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। यहाँ अपना ये भैया, पूरा होगा। हाँ जी। यहाँ ये गुणात्मक स्थितिवत्ता मतलब अज्ञान को ज्ञान, ये गुणात्मक स्थितिवत्ता कह रहे हैं। अभाव को भाव में परिवर्तित करना, इसको गुणात्मक स्थितिवत्ता कह रहे हैं। नहीं, गुणात्मक स्थितिवत्ता का मतलब वही है जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य आदि है। तो गुणात्मक स्थितिवत्ता और स्थितिवत्ता दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है, क्योंकि इनमें गुणात्मकता है ना, इसमें गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक विकास है ना। पहले न्याय है, फिर धर्म है, फिर सत्य है। तो जब न्याय से धर्म होता है तो न्याय धर्म हो जाता है, और जब सत्य है तो न्याय धर्म सत्य। ठीक बात। इस रूप में मतलब गुणात्मक स्थितिवत्ता चेतना है। विकास के रूप में कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये ऊपर जो शब्द आया था ना, चेतना विकास, ठीक बात। वो चेतना विकास के अर्थ में गुणात्मक स्थिति। हाँ जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा। आपने जो ये थोड़ी सी इसके अंदर में वो एक्स्ट्रा वो विश्लेषित करके बताया ना, वो तर्क वाला और वो महाकारण कारण, और उसके साथ में वो जोड़ते हुए स्थूल सूक्ष्म और ये भी बताया ना, तो इससे एक जो मान्यताएं रहती है ना, तो उसका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण भी मिला है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक। सुशील भाई बोल रहे हैं ना आप? जी जी सर। मतलब कि काफी अच्छा रहा है कि मतलब कि व्यवहार और व्यवसाय के अंदर में ये स्थितिवत्ता किस तरह से मतलब कि काम करती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। हाँ हाँ अनुभव दर्शन में हमने कुछ पढ़ा होता है, हाँ हाँ तो उसके आधार पे कल्पनाशीलता में कोई कोई चीजें छूट जाती, तो यहाँ आके वो पूरी हो जाती। ये जो हाँ। अभ्यास दर्शन में जो है काफी क्योंकि स्पष्टता आ जाती। बार बार आ रहा है ना, फिर वही चीज रिपीट होती है। वो व्यवहार के हाँ अंदर में और व्यवसाय के अंदर में वही चीज रिपीट हो रही है। वो न्याय धर्म सत्य, उसी को ही मतलब कि परस्परता के अंदर में किस तरह से अलग अलग एंगल से उसको बता रहे हैं। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। बहुत- बहुत- थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू आपका भी। आप और कोई किसी को कुछ बोलना? भैया, ये आपने आज परिभाषा संहिता का जो एग्जाम्पल दिया ना, वो भी बहुत ही बढ़िया रहा। जैसे आपने बोला कि न्याय की परिभाषा है, तो मतलब चारों आयाम और पांचों स्थितियों में उसको अलग अलग मतलब आपने वो एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही बढ़िया लगा। क्योंकि मुझे बहुत बार वो समझ में नहीं आता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, मतलब ये इनपुट आज। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, है ना, तो उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये जो विधि की परिभाषा है ना, विधि की परिभाषा, तो विधि की जो परिभाषा है, एक विधि की परिभाषा लिखा है, व्यवस्था सूत्र व्याख्या सहित आचरण कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी, इस रूप में विधि की परिभाषा है ना। और
फिर भैया इसी ये एक में बार रिपीट करिएगा जो पहले वाले आपने बोला पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि जो विधि का परिभाषा है ना, तो विधि का एक परिभाषा लिखा है जिसका मतलब है व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज, आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, इसको विधि कह रहे हैं। फिर इसी परिभाषा संहिता में एक दूसरी परिभाषा है, उसमें 5 परिभाषाएं हैं। उसमें पहली परिभाषा है मानवीय संस्कृति की नियम पूर्ण आचार संहिता विधि है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है मानवीयता पूर्ण व्यवहार, आचरण, उत्पादन, विनिमय और मानवीय शिक्षा, इसको भी विधि बोला है। तीसरी परिभाषा है संस्कार, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षात्मक सूत्र व्याख्या, ये भी विधि है। फिर चौथी परिभाषा है विकास और जागृति क्रम, सतर्कता, सजगता, गुणात्मक विकास क्रम में जीवन जागृति की सूत्र और व्याख्या, ये भी विधि है। फिर लिखा है पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में नियम, न्याय, धर्म और संपूर्ण मानव परंपरा के सूत्र और व्याख्या सम्मत प्रामाणिकता पूर्ण प्रक्रिया का प्रावधान, ये भी विधि है। तो विधि की 5 परिभाषाएं दी गई। तो ये 5 परिभाषाएं अलग अलग आयाम में है ना, जिसको हम यदि देखेंगे तो जैसे एक जगह लिखा हुआ है विचार विधि, फिर लिखा है व्यवहार विधि, फिर लिखा है कार्य विधि। विचार विधि की परिभाषा दी है ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करना, ये विचार विधि है। फिर व्यवहार विधि दी है संबंधों के आधार पर मूल्यों का निर्वाह करना, ये व्यवहार विधि है। फिर कार्य विधि है, तो कार्य विधि के परिभाषा है करने के लिए स्वीकारा गया नियम, उपक्रम सहित क्रियान्वयन प्रक्रिया, इसको विधि कह रहे हैं। तो विधि की एक परिभाषा व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज, आचरण के रूप में है ना। वही विचार आयाम में हो जाती है ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करना। व्यवहार आयाम में संबंधों के आधार पर मूल्यों का निर्वाह, तो निर्वाह विधि भी होगी, व्यवहार विधि हो गई। कार्य विधि करने के लिए स्वीकारा गया नियम, उपक्रम सहित क्रियान्वयन प्रक्रिया। ऐसे ही नीति है, तो नीति जो है वो विचार आयाम में जो नीति है जिसको हम लोग धर्म नीति कहते हैं, वो तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग विधि प्रक्रिया है, उसकी स्पष्ट होना जो है वो धर्म नीति। राज्य नीति का मतलब है तन मन धन की सुरक्षा, सदुपयोग, सहज परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, सहज गति, इसको राज्य नीति कहते हैं। और अर्थ नीति है तन मन धन का सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य व्यवहार व निरंतरता, ऐसा है। हम लोग ऐसे ही नियम को भी पढ़ते हैं ना, तो विचार आयाम में नियम बौद्धिक नियम है, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ऐसी प्रक्रिया भी है। विचार आयाम में धर्म प्रक्रिया होती है, व्यवहार आयाम में न्याय प्रक्रिया होती है, तो व्यवसाय आयाम में नियम प्रक्रिया होती है। तो जिसको हम लोग विचार आयाम में, तो प्रक्रिया का परिभाषा क्या है, तो प्रबुद्धता पूर्वक की गई क्रिया। प्रबुद्धता पूर्वक यानी ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक की गई क्रिया, उसको कह रहे हैं अपन प्रक्रिया। फिर धर्म प्रक्रिया क्या है, तो विचार आयाम में धर्म प्रक्रिया है पारंगत होने की प्रक्रिया। तो जैसे हम अवलोकन करते हैं, फिर अवलोकन के पास जांचना परखना करते हैं, जांचना परखना से परीक्षण, निरीक्षण और सर्वेक्षण करते हैं, है ना, और इस तरीके से पारंगत होते हैं, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, अवलोकन करना, अवलोकन में जांचना परखना, जांचने के अंदर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, है ना, और परखना उसके साथ में, और इस तरीके से फिर हम लोग पारंगत होने तक पहुंचते हैं ना। तो ये क्या हुई, पारंगत होने की प्रक्रिया हुई। दूसरे अर्थों में कहें कि शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से दर्शन, दर्शन से अनुभव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो पारंगत होने की प्रक्रिया है, उसको धर्म प्रक्रिया को। फिर न्याय प्रक्रिया क्या है, तो 10 सोपानी व्यवस्था में न्याय सुरक्षा प्रक्रिया को बनाए रखना, है ना, न्याय सुरक्षा की प्रक्रिया को बनाए रखना, वो न्याय प्रक्रिया। नियम प्रक्रिया क्या है, तो आचरण सहित संपादन
आचरण सहित उत्पादन प्रक्रिया, जिसको अपन कह रहे हैं नियम पूर्वक उत्पादन प्रक्रिया, और उसमें आचरण भी है ना, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं वो सामाजिकता के अर्थ में, तब वो हो जाएगा नियम प्रक्रिया, ऐसा। तो ये जो परिभाषाएं हैं ना बाबा जी ने, ये सब 4 आयाम और 5 स्थितियों में सभी चीजों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो विधि, नीति, नियम, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति और व्यवस्था भी, ऐसा है। जैसे पद्धति का मतलब होता है गति प्रणाली को पद्धति बोलते हैं। तो जैसे विचार आयाम में जो गति प्रणाली है ना, लक्ष्य के लिए निश्चित गति प्रणाली, यानी लक्ष्य के अर्थ में जो विचार को सुनिश्चित करना है ना, विचार को गति देना, वो हो जाएगा है ना विचार पद्धति। व्यवहार पद्धति में क्या हो जाएगा, तो गति, सहज, तरीका, पुष्टि, संरक्षण, प्रदाय, क्रिया और मानव परंपरा की मौलिकता। मानव परंपरा मौलिक है इस अर्थ में न्याय की निरंतरता के रूप में जो गति है उसको कह रहे हैं व्यवहार पद्धति। फिर जब ये कार्य पद्धति के रूप में होगा तो इसकी परिभाषा अलग हो जाएगी। तो कार्य पद्धति में क्या है, पदानुसार दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह करना, है ना, वो हो जाएगी कार्य पद्धति। तो ऐसे परिभाषाओं को देखना होता है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। हाँ जी भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत क्लियर हो रहा है अब, ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। हाँ हाँ, काफी आपने गहराई से बहुत मेहनत की है। प्रणाली का जरा और भैया एक बार रख दीजिए, आपने पद्धति, प्रक्रिया और ये तो रख ही दिया। प्रणाली के बारे में लिखा है, कड़ी से कड़ी लक्ष्य संपन्न होने तक निश्चित प्रक्रिया की जो सघन अभिव्यक्ति है उसको प्रणाली कह रहे हैं। तो विचार आयाम में प्रणाली क्या है, तो जिसको शिक्षा प्रणाली कह रहे हैं। शिक्षा प्रणाली जो है विचार आयाम में परिभाषित होती। तो शिक्षा प्रणाली का प्रयोजन क्या है, तो विषय वस्तु सहित पठन पाठन पद्धति, है ना। तो पठन पाठन पद्धति के रूप में शिक्षा प्रणाली रहती है, तो शिक्षा प्रणाली। इसी तरीके से व्यवहार आयाम में प्रणाली क्या है, तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य, सहज कार्य प्रणाली, यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसमें निपुणता, कुशलता, पांडित्य, सहज कार्य करते हैं, वो कार्य प्रणाली होता है। ऐसे ही व्यवहार प्रणाली है। व्यवहार प्रणाली यानी जो सामाजिक क्षेत्र है, यानी परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो व्यवहार के रूप में व्यवहार निर्वाह की निरंतरता को सुनिश्चित करने, यानी उनको कड़ी से कड़ी जोड़ने के अर्थ में जो व्यवहार सामाजिक क्षेत्र है, तो वहां पर व्यवहार प्रणाली पहचानने का। एक बार भैया प्रणाली का दोबारा रिपीट करिएगा। कड़ी से कड़ी लक्ष्य संपन्न होने तक निश्चित प्रक्रिया की सघन अभिव्यक्ति, परिभाषा संहिता में दी हुई है परिभाषा। है वो आप जब स्पष्ट कर रहे हैं ना चारों आयाम में, वो काफी ठीक से क्रम बन गया ना एक। अनुभव आयाम में प्रणाली है सह अस्तित्व, सहज, प्रक्रिया, प्रणाली और प्रमाण। जो अनुभव के आयाम में प्रणाली का मतलब है सह अस्तित्व, सहज, प्रक्रिया, प्रणाली और प्रमाण। तो वहां पे जो प्रणाली है वो नियति के अर्थ में है, ऐसा। ठीक है, तो मैं अभी इस पे कुछ काम कर रहा हूँ, ये पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये वाला जो चार्ट है मेरा। ये जो अभी ये हमने शेयर नहीं किया है लोगों को। ये वाला जो बहुत ही बढ़िया था स्पष्टीकरण, मतलब कि किस तरह से ये शब्द जो है चारों आयामों के अंदर में जोड़ रहे हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस एकदम से क्लियर हो जाता है एक तरह से। बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण है, मतलब कि एक तरह से नहीं, बहुत मेहनत की आपने। और दूसरी बात ये है कि वो जो जिस तरह से आप पूरा प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें बिल्कुल वो व्यक्तिवादिता से निकलकर व्यवस्था के अर्थ में पूरा आप मानव सज जाता है ना। वो बहुत ही सुंदर आपकी यात्रा में वो जो
एक शिफ्ट है ना, वो बहुत सुंदर है। वो अभ्यास दर्शन है, वो मेरा कुछ नहीं है इसमें। हाँ नहीं, मतलब यही है कि ये जो रखने की भी बात है ना, कि आपको इससे निकाल पाना, या अध्ययन अभी क्रम में व्यक्ति इससे हाँ बाहर आ जाए, ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है ना, जिसमें व्यक्ति उस जगह से निकलकर व्यवस्था का एक पार्ट है, उस जगह पे आ गया। तो वही मैंने जो कहा ना कि जब हम हाँ। लोग व्यवहार दर्शन पढ़ते हैं ना, हम्म। तो हमको तात्विक चीजें पहली बार में, दूसरी तीसरी बार में पकड़ में नहीं आती। वो क्रम से 10-15 बार में तात्विक चीजें पकड़ में आती है ना, जी। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है ना। तो हमारी जो दृष्टि है वो स्थूल दृष्टि होती है, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्मता रहती है। फिर इसके बाद स्थूल और सूक्ष्म के योगफल में चीजों को देखना शुरू करते हैं। फिर एक समय आता है कि जब हम सूक्ष्म में देखना शुरू करते हैं, फिर कारणात्मक जो तात्विकता है वो हमको पकड़ में आती है। तो इसका जो अनुक्रम है ना, ये क्रम से ही होता है, क्रम से। अनुभवगामी विधि में उल्टा होता है। अनुभवगामी विधि में जैसे बाबा जी थे, तो हाँ। वो उनको व्यवसाय, व्यवहार, विचार इन सब से कोई मतलब नहीं था, अनुभव से ही मतलब था, है ना। तो वो बहुत तीव्र इच्छा थी उनके अंदर, और ये तीव्र इच्छा का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मरने के लिए भी तैयार हो जाए, चाहे हमारा शरीर छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको ये पाना ही है, हमको ये समझना ही है ना, ऐसी इतनी तीव्र इच्छा तो बाबा जी के जीवन में देखने को मिलती है। तो जिस तरीके की साधनाएं उन्होंने की है, उसमें तो आदमी कभी भी मर सकता था। अच्छा, परिवार तो छूट ही जाता है, आदमी साधना में के बच्चों का, पति का, किसी का ध्यान नहीं रहता है ना। जो लोग साधक लोग होते हैं उनको कहाँ ध्यान व्यान रहता है। तो और ना उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, तो परिवार के लिए कोई भौतिकता का ध्यान रहता है, तो ये तो संभव ही नहीं, फिर ध्यान ही कैसे लगेगा। तो वो जो अनुभव मूलक विधि है, वहाँ तीव्र इच्छा वाली लगता है। और तीव्र इच्छा का मतलब बाबा जी ने लिखा है कि जब हम, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, मतलब या तो ये मिल जाए, नहीं तो हम मर जाए इतनी तीव्र इच्छा। तो उस तभी आदमी इतना दुस्साहस कर सकता है ना जी। बाद में जब उनको स्पष्ट हुआ तो उनको समझ में आया कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, कुछ और ही चीज है, अस्तित्व है ना। फिर उन्होंने उसको व्याख्या किया तो ये सारी सूत्र व्याख्याएं निकल गई। इसी को उन्होंने विधि, नीति, नियम, पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया, इस सब में स्पष्ट किया, है ना, व्यवस्था में स्पष्ट किया। तो जो अभी आगे आके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो है रूपी जो विधि जो है वो कर्माभ्यास, और विधि और कर्माभ्यास से नीति, और विधि, कर्माभ्यास, नीति, व्यवस्था, इस तरीके से सूत्रित होती है ना। तो बाबा जी ने जो अभी शायद 10वें अध्याय के पूर्व में ही कभी आ जाएगा, उसमें बाबा जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। बहुत आसान हो गया ये, मतलब कि अध्ययन करना भी इससे, जो जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया है ना, तो बहुत आसान हो गया। जी जी। तब एकदम से कनेक्ट होते हैं, मतलब कि सारी चीजें जो ना। और ये जो कनेक्ट होगा ना, जैसे ही आपके अंदर कनेक्ट होगा, तो आपको लगेगा आपकी मेहनत सफल हो गई। मतलब जो आप, जब तक ये कनेक्ट नहीं होता है ना, तब तक अच्छा तो लगता है, तर्क अच्छा लगता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है ये कहाँ जा रहा है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये सब कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कई लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा भैया, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, जी जी, तो अभी उनको अनुमान नहीं था, मतलब जो बेसिक लिंक चाहिए मूल्यों का और जीवन की क्रियाओं का, तो उसकी स्पष्टता होने के बाद उन्होंने अभी अध्ययन जो वांग्मय है उसका नहीं किया। तो मैंने ऐसे ही कहा कि अभी ये सब चल रहा है इस तरह का, तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो हम जुड़ जाएं। तो आपको या तो उनका नंबर दे दे, कैसे लिंक वगैरह कैसे किया जाए, क्योंकि वो उसमें सुनील भाई का नंबर दे दीजिए, वो ज्वाइन कर लेंगे कल से। जी
जी, उनको में। बता देंगे नंबर भैया हाँ। का, और वो कह देंगे आप और उनसे बात कर लें। हाँ। अदरवाइज आपके पास भी आईडी पासवर्ड है, तो आप नहीं नहीं, मतलब मुझे अनुमति लेना आवश्यक था ना, इसलिए मैंने पूछा है, नहीं तो मैंने कहा मैं बिना पूछे ग्रुप में मतलब दूं तो ये ठीक नहीं लगता। मैं जो कह रहा था ना आपसे, वो अध्याय 10 में है जी उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, छोटा सा ही है, टाइम तो बहुत हो गया लेकिन 1 मिनट लगेगा। तो लिखा है, मानव जीवन कार्यक्रम में विधि, नीति एवं व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। विधि, नीति और व्यवस्था। तो ये जो विधि है, तो फिर विधि के लिए वही जो परिभाषा भी बताई है ना, विधि मतलब विधि, आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में विधि है। तो इसमें लिखा है प्रभुता। प्रभुता क्या है? सत्य, धर्म, न्याय और नियम के रूप में, है ना। फिर इसके साथ विधि है, तो विधि के साथ अभ्यास है, विधानाभ्यास, चिंतनाभ्यास। तो चिंतनाभ्यास, शास्त्राभ्यास यानी विचाराभ्यास, और व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास। तो जब ये तीनों चीजें जुड़ती हैं, यानी सत्य रूपी जो विधि चिंतनाभ्यास पूर्वक फिर नीति बनती है ना, फिर धर्म रूपी विधि शास्त्राभ्यास पूर्वक धर्म नीति बनती, फिर ये जिसको हम लोग राज्य नीति कह रहे हैं, फिर अर्थ नीति बनती। इस रूप में राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और अर्थव्यवस्थाएं, इस तरीके से ये चीजें जुड़ी हुई समझ में आने लगी। अभी 10 अध्याय में अपन और विस्तार से इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया रहा आज का, थैंक यू। ठीक है, मीटिंग खत्म करते हैं, कल मिलते हैं ना। हाँ भैया। हाँ जी भैया, जी भैया, नहीं तो सब यहीं भैया। बैठे रहेंगे। भैया एक बार पीछे से भी आवाजें आती हैं। हाँ। नाटक भैया, हाँ जी, हाँ एक बार सबसे पूछ ले, ये समय अनुकूल है ना, क्योंकि अभी खुल रहा है ना सबका, तो दिन में 2-3 जन जैन भैया हैं, वो उधर वाले, वो भी सुबह काम पे जाते, दोपहर तक नहीं आते, तो 2-3 देख जनों का लीजिए, ऐसा लग, पूछ लीजिए आप। अभी आप ही पूछ रहे हैं, आप नियंत्रक हैं आप इस मीटिंग के। अरे नहीं, मतलब सबको अनुकूल है, या कोई और समय अगर रखना है तो रख सकते हैं। हाँ देखो, मेरा कल से जो है, भैया का भी व्यस्त रहता है, क्योंकि काम शुरू हो गया है। शाम का कोई समय आप देखें। फिर भी देखिए, सबको अनुकूल समय है ना, वो पहले रखिए। मैं कोशिश करूंगा जो भी समय है उसमें अगर एडजस्ट हो सकता हूँ। शाम को अनुकूल हो तो भैया कैसा, शाम को सबको अनुकूल रहेगा? शाम को मुझे तो ठीक है भैया। शाम को कौन सा समय? 8 बजे। 8 बजे 8 बजे तो भैया मुझे लगता है सबको जो है ना, शाम का भोजन और वो सब उसमें व्यस्तता रहेगी। शाम को हो तो फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ रख सकते हैं। हाँ देखिए, अगर जब सबको लगे कि समय चेंज करने की 8:30 से 10 या 9 से 10:30 जो भी 9, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे अपने कार्यक्रम को देखते हुए कि 9 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ शाम का जो है भोजन वगैरह करके, फिर जैसे सबकी अनुकूलता। बिल्कुल भैया, मुझे लगता है कि जो लंबे समय अभी इसकी चलाने की सबकी ऐसा लग रहा है प्रतिबद्धता या इच्छा बन रही है, तो उसी हिसाब से इस तरह का, क्योंकि ये चीज तो जो लॉकडाउन के पीरियड में थी ये तो चेंज हो जाएगी, हाँ जी। तो उसके आधार पे कोई ना कोई ऐसा समय सुनिश्चित करना ही होगा। तो उसमें ये भी हो सकता है कि थोड़ा जो भी चेंजेस जरूरी है देख लेते हैं उसमें, मतलब कौन सा समय सबको ज्यादा अनुकूल रहे। 9 से शाम को 9 से 10:30 वाला समय। हाँ, मुझे तो ज्यादा अनुकूल लेट हो लगता है। जाएगा, 10:30 बजे, फिर 11:45 बज जाएगा, लेट हो जाएगा। मतलब 8:30 से 10 फिर भी ठीक है। लेकिन इसमें ये भैया देखना होगा ना कि कई घरों में तो शाम का भोजन का समय है, उसमें उनको कैसे करेंगे ना, यदि ऐसा कुछ। जैसे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 6, 6:30 अपना रात का डिनर पूरा कर देती हूँ। लेकिन मतलब पर सबके साथ जो भी अनुकूलता हो उसको देखते सब हुए। बताएं सदस्य क्या अनुकूलताएं हैं। मेरे लिए तो 9 का भी अनुकूल है, 8 का भी ठीक है। लोग भी अर्ली डिनर वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग से पूछ लीजिए। 8 बजे के आसपास ठीक रहेगा वैसे तो। ठीक है,
हाँ, सुरेंद्र भैया से भी पूछ ले उनको उनकी अनुकूलता क्या उनको है। अनुकूल है, भैया को तो अनुकूल है। हमारे पास कोई और काम ही नहीं है। हमें भी अनुकूल है कोई भी समय, हमारे पास भी अभी ज्यादा तो काम मुझे ऐसा लगता है कि अभी मई तक पूरा चलने दें ये, है ना। हाँ हाँ हाँ, लॉकडाउन क्योंकि 31 तारीख हाँ, तक है, 31 तारीख के बाद हम लोग चेंज करेंगे टाइम। नहीं वो तो भैया ठीक ही कह रहे हैं, पर मैंने सोचा आगे आने वाले समय में तो चेंज करना ही होगा, तो उसकी विचार करने की बात कर रहे थे। तो विचार, लॉकडाउन तक तो ठीक ही है। हाँ, हाँ, तो विचार तो यही हुआ ना, निष्कर्ष आप लोगों का कि शाम का समय रखना है। अब वो 8:30 से रखना है कि 9 से रखना है, इस पे तय करना है। 8 ठीक से है। रखना, 8:30 से हाँ 9, 3 ऑप्शन है। 8 जी बजे जी से, 8:30 बजे से और 9 बजे से, 3 ही ऑप्शन हो सकते। जी जी तो 9 से अगर करते हैं तो 10:30 पे खत्म होगा, है ना। जी 8:30 से शुरू करते हैं तो हम लोग 10 बजे खत्म, 10 बजे खत्म हो खत्म जाए। करते हैं। मतलब 10 के ऊपर फिर 10-15 मिनट तो निकल ही जाता है। हाँ, वो कोई हाँ, बात नहीं, तो उतना चलता है। 8:30 भी ठीक लगता है। हाँ चलिए देख लीजिएगा, अभी तो टाइम है। ठीक है। अच्छा ये बताइए अभी अहमदाबाद में कैसे क्या स्थितियां हैं? अभी बहुत खराब अहमदाबाद है। में, हाँ जी, अच्छा योगेश भाई ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो जाते अच्छा रहते हैं। जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा। सुनीता नहीं मैम, आपने कहा अहमदाबाद में देखो, हाँ जी, आधे से ज्यादा, मतलब समझो पौना शहर खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 25-30% अभी जो है कंटेनमेंट जोन के रूप में उसको बंद है, हाँ लेकिन हाँ है ना, ये कोरोना के जो संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी लॉकडाउन से पहले जो था वो योगेश स्वाभाविक। भैया, हाँ जी, हम कुछ शेयर करें। हाँ भैया आप शेयर करें। ये इसमें अभी ऐसा बात हो रही थी भाभी जी से कल, तो हाँ कह जी, रहे थे कि 15 जून तक है ना ये हाँ, फैलना बंद हो जाएगा। और अभी अच्छा, पेशेंट जो आते हैं ना वो उनको नॉर्मल दवाइयों से भी ठीक हो रहा है, मतलब उसका जो वायरस है वो वीक हो गया है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओ तो वो पहले की तरह एकदम उस तरह संक्रमण नहीं फैल रहा है। अच्छा, फिर तो अच्छी सूचना है ये तो। जी, ये तो 15 जून तक काफी कुछ ठीक स्थिति हो जाएगी, ऐसा सब। रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया। हाँ, रिकवरी रेट बढ़ गया है। हाँ, वायरस बहुत इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो वीक हो गया है ना, तो आदमी को मतलब एडमिट नहीं करना पड़ता है। हाँ दवाई दे के चल जाता है। जी जी जी, तो उस स्तर पे आ गया है अभी। जी यहाँ की मैं बता रहा हूँ अहमदाबाद की, बाकी पूरे देश में ही ऐसा ही हो रहा होगा। जी जी, मेन तो भैया ज्यादा तो प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही है, जी जी, ज्यादा समस्या। फ्लाइट का कैसा चल रहा है? फ्लाइट वगैरह का क्या लग रहा है? अभी बंद कर रहे हैं कुछ स्टेट? उसका कोई अनुमान नहीं है मेरे को। पाठक भैया, मैं यूँ कह रहा था कि अभी क्या है, सुबह के समय सबके काम करने का भी समय रहता है। अगर कल परसों से भी हम शाम का समय कर दें, सबकी अनुमति हो, तो थोड़ा है ना ये भी अनुकूल होगा सबके लिए। बात कर लीजिए जो भी, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फाल्गुनी बहन से बात कर ली, जो महिलाएं हैं खासकर उनसे, सभी बहनों से बात कर ली। सुनीता बहन ने तो बोली थी मुझे भी कोई भी समय अनुकूल है, शाम का भी। शाम का अनुकूल है आपके लिए? हाँ, कोई भी आप सबको जो अनुकूल होगा तो मैं उस हिसाब से चेंज कर दूंगी, तो मेरे लिए सारे टाइम अनुकूल ही है। शीतल बहन को भी पूछ लीजिए। शीतल बहन हालांकि पहली बार ही आई हैं। शीतल बहन आपको हाँ भैया, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ कोई भी टाइम। जी जी, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग का भी सोच सकते हैं, वो काफी अच्छा भी टाइम रहेगा। देख लीजिए जो भी। अभी देखिए ज्यादा लोगों को किस में अनुकूल है, शाम को या सुबह? एक्चुअली सुबह में एक दो जगह और भी चल रहा है कुछ लोगों का, तो और सुबह क्या है, जाने का भी थोड़ा, सब परिवार में सब लोग काम पे जाते हैं ना, तो थोड़ा हाँ हाँ व्यस्तताएं रहती हैं। सही बात है। शाम फिर को वो क्या है कि थोड़ा आराम का ही टाइम रहता है, तो जिनको आराम रिलैक्स करना है, रहता है। हाँ, तो वो हाँ। आराम कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं। मुझे मतलब लगता मेरा है ऐसा कि सोचना इवनिंग का कोई भी टाइम एडजस्ट हो शाम वाला ज्यादा सुटेबल है। जी, शाम वाला ज्यादा सुटेबल भी है। है ना, हमको उसमें ठीक मेरे है। अनुसार, मैं अपने एंगल से देखूं तो 8:30 या 9, है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस 9 वाला है, लेकिन जी। अगर 9 नहीं है तो 8:30 वाला चल सकता है। हाँ भैया, मेरे को भी लगता है थोड़ा बहुत दिनचर्या में घंटे आधे घंटा परिवर्तन करना पड़ जाएगा और थोड़ा। समय ऐसा लगे तो 9 से 10 रात को शुरू में 1 घंटा करते हैं, फिर आगे पीछे कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 8:30 करना ज्यादा ठीक है।
हाँ मुझे भी ठीक ऐसा है, चलिए 8:30 भी, हाँ सबके सहमति यदि बन जाती है तो तो कल से 8:30 रखें क्या? नहीं ऐसा अपन करते हैं, नहीं कल नहीं तो कल अपने इस रेगुलर टाइम पे मिलते हैं, कल वापस हाँ इस बात को अपने सबकी मौजूदगी में, है ना, ये हाँ खत्म हो जाए उससे पहले ही ये बात रखते हैं, ठीक है सबकी भैया, राय लेते हैं, उसके हिसाब से भी जो है आगे करते हैं। ठीक है भैया। हरिहर और हरिहर सब खासकर संदीप जी भी जो है ना वो बात कर लेंगे, वो जो वहाँ के झारखंड के जो लोग हैं ना उनको शाम का समय सूट करेगा क्या, है ना? जी 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 हाँ भैया। जी भैया, जैन साहब वगैरह जो हाँ लोग उन्हीं के लिए मैं कह रहा था, वो क्या 1:30-2 बजे आते हैं दोपहर को, तो उनको हाँ, तो शाम को उनको अनुकूल एक होगा। बार पूछ लीजिए कि जी उनको अनुकूल है क्या, है ना? जी भैया, ठीक, ठीक है। हरिहर सभी को। सभी को नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। योगेश भाई का नमस्ते।